हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड का डिस्कशन करेंगे। पेपर सेकंड का नाम है इंडियन इकोनॉमी। अपन इस पेपर का डिस्कशन करें उससे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिंसर नागौर। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ अपने बीए इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। अब अपन बात करें जैसे सिलेबस के बारे में, अपन आज इसमें बात करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो जो ये सिलेबस होगा वो डिस्कशन होगा वो 2020-21 सत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इस सिलेबस को जो लिया गया वो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अकॉर्डिंग लिया गया है। क्योंकि इस सिलेबस को एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अकॉर्डिंग इसलिए लिया गया है क्योंकि नागौर जिला या गवर्नमेंट कॉलेज खिंसर है वो अजमेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। और जो एग्जाम होगा वो इसी सिलेबस के आधार पर होगा। लेकिन अपन जब पढ़ेंगे तो अभी एक सिलेबस अपने को मार्गदर्शन करेगा कि अपने को अपने बीए के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। लेकिन ये अपने को बुक है वो साथ में अपन कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी करेंगे। और आगे जो वीडियो आएंगे वो उसी के अनुसार आएंगे। तो जैसे बात करें अपन ये सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यूनिवर्सिटी ने प्रत्येक विषय के सब्जेक्ट को 3 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया है। तो चलते हैं और पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट है, इसको अपन फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण शब्द आ गया, मतलब ये बात हो रही है स्वतंत्रता से पहले की, कि पहले जब अंग्रेजी शासन था तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, कि क्या शोषण हुआ, कि किस स्थिति में थी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उसके अंतर्गत कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन फॉर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंस, अर्थात औपनिवेशिक शोषण के बारे में अपन बात करेंगे। उसका रूप और उसके क्या परिणाम हुए, उसकी अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट हुआ, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे केस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, अर्थात भारतीय उद्योगों के संरक्षण के संबंध में अपन बात करेंगे कि उनको क्या संरक्षण दिए गए थे, क्या हुआ था, कैसे किस इंडस्ट्री किस को संरक्षण दिया जाता था, किसको नहीं दिया जाता था। और उस भारतीय अर्थव्यवस्था जो अपन औद्योगिक स्थिति है वो 1947 में अपनी ऐसी हुई तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फिर अपन देखेंगे द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, इट्स प्रोज एंड कॉन्स, अर्थात आर्थिक निकासी के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और इसके कारण और क्या परिणाम हुए उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि निकासी के सिद्धांत जैसे दादा भाई नारोजी ने 1867 में दिया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि दादा भाई नारोजी ने क्या कहा था और निकासी के सिद्धांत है क्या, कहते किसे। जैसे धन निकासी का सिद्धांत था वो दादा भाई नारोजी ने दिया था, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और ये जो अभी टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ये 3 पॉइंट लिए हैं अपन ने, ये तीनों पॉइंट अपने स्वतंत्रता से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताते हैं। इसके बाद में जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला बिंदु यही होगा कि बेसिक फीचर्स, मूलभूत विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं कह सकते हैं अपन इसको। तो उसके बारे में अपन देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण क्या क्या हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल तथा वन संसाधनों के बारे में अपन बात करेंगे कि भारत की इसमें क्या स्थिति है और विश्व में कहाँ अपन हैं और कितने उपलब्धता है इनके, और ये विकास में कैसे सहायक हैं, तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर अपन देखेंगे ब्रॉड डेमोग्राफिक फीचर्स, वर्ग जनांकीय लक्षण, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन देखेंगे कि जो वर्ग जनांकीय लक्षण है
उसके अंतर्गत अपन ये देखेंगे पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार, ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर, सेक्स कंपोजिशन, लिंग संरचना, रूरल अर्बन माइग्रेशन से ग्रामीण शहरी प्रवासन, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्यावसायिक संरचना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत अपन शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ा जैसे जनसंख्या कौन-सा है, छोटा है, कौन-सा क्या मृत्यु दर है, क्या अपने लिंगानुपात है। इन इस सब के बारे में जो जनसंख्या के मुख्य लक्षण हैं, उनके बारे में अपन भारतीय जनसंख्या के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी धार्मिक जनसंख्या की संरचना के बारे में अपन बात करेंगे कि भारत जनसंख्या की धार्मिक संरचना कैसी है। और वो अब नए डाटा आ गए हैं 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो उस कि किस कौन से धर्म की कितनी जनसंख्या है, क्या स्थिति है भारत में, पहले क्या किस में ज़्यादा वृद्धि दर है, कौन से ज़्यादा क्या स्थिति, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। फिर अगला जो पॉइंट होगा वो होगा पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति। भारत सरकार ने समय-समय पर जो जनसंख्या नीति जारी की उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्या जनसंख्या नीति बनाई गई है। और फिर अध्ययन करेंगे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का विकास के बारे में बात करेंगे कि आधारभूत संरचना हम आते हैं मुख्यतः जैसे बात करें सड़क, रेलवे, संचार, बिजली, पानी, ये सभी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो चाहिए वो सब आधारभूत विकास के होते हैं बोलते हैं। तो वो उनका देखेंगे अपने कितना विकास हुआ है। फिर अपन बात करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, भारत की क्या राष्ट्रीय आय है, क्या प्रवृत्तियां रही है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI, शॉर्ट फॉर्म में SDI, मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, मानव विकास सूचकांक कहते किसे हैं, कौन इसको जारी करता है, इस संबंध में अपन इसमें अंतर्गत बातें करेंगे। फिर अपन यूनिट फर्स्ट का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि के अंतर्गत अपन बात करेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस, प्रकृति तथा महत्व के बारे में अपन बात करेंगे कि अपन देखेंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अर्थात कृषि क्षेत्र की उत्पादन तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि जैसे प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि पहले क्या जैसे 1950 में कितना उत्पादन था, 1980 में कितना हुआ, 1990 में क्या, 2000 में क्या, अभी वर्तमान में क्या। तो इन सब को अपन ट्रेंड प्रवृत्तियां क्या रही, उत्पादकता बढ़ी है, घटी है, उत्पादन बढ़ा है, घटा है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और फिर देखेंगे अपन फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन करेंगे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के बारे में, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता से पहले जो भू प्रणालियां थी उनके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे उनमें क्या सुधार किया गया, भूमि संबंधी सुधार, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी नई कृषि रणनीति तथा ग्रीन रिवॉल्यूशन। सभी जानते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति का क्या इफेक्ट हुआ है, कब अपन ने इसको लागू अपने देश में हुआ है और क्या इसके फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन बात करेंगे रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन के बारे में। और इसके बाद में जो इसका अंतिम टॉपिक होगा एग्रीकल्चर का वो होगा एग्रीकल्चर एंड WTO, कृषि तथा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत के क्या विवाद हैं इसके बारे में बात करेंगे। कृषि के संबंध में क्या है, वो 2 सम्मेलन हुआ था उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इंडियन फूड पॉलिसी, भारतीय खाद्य नीति के बारे में। ये अपना जो इतना अभी जो अपन देखे यूनिट फर्स्ट के 3 बड़े टॉपिक और उसके अंतर्गत ये पॉइंटों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड के अंतर्गत अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, उद्योगों के बारे में।
उद्योगों के बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। अपन सभी जानते हैं कि भारत ने योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। उनको अपन प्लानिंग कहते हैं पीरियड। ये देखा जाए तो उन प्लानिंग पीरियड के अंतर्गत अपना क्या औद्योगिक विकास हुआ है, उसके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कितना औद्योगिक पहले 1947 में क्या था और अपने जो योजनाएं बनाई थी उसके अंतर्गत इंडस्ट्री विकास कितना हुआ है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन इन इंडिया। औद्योगिक नीतियों के बारे में बात करेंगे कि अब पहले कौन-कौन सी औद्योगिक नीतियाँ बनी हैं, उनके बारे में भी, प्लस वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में अपन इंडस्ट्रियल रेगुलेशन औद्योगिक नियमन के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या चेंज हुए हैं नई नीतियों में, उनके बारे जैसे अपन बात करें 1948 में औद्योगिक नीति, 56 की नीति, 1991 की नीति, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन करेंगे चर्चा, अगली जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रोथ एंड प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटे उद्योगों का विकास तथा उनकी समस्याओं के बारे में, साथ में इसमें ये भी पढ़ेंगे उनकी इम्पोर्टेंस, महत्वता क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन अपन करेंगे। फिर अपन देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसेंट पॉलिसी टुवर्ड पब्लिक सेक्टर। अर्थात जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी हैं और निजी क्षेत्र के उद्योग भी हैं। तो इसके अंतर्गत अपन करेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनके भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में अपन ये भी देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रति जो वर्तमान नीतियाँ हैं, वो क्या है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और फिर अपन अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लेबर सेक्टर रिफॉर्म। श्रम क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं या क्या सुधार करने की आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसका जो अंतिम जो टॉपिक होगा वो होगा अचीवमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अपन औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की क्या उपलब्धियां रही है, अपन जो इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में जो सुधार किए हैं उनसे क्या अपने को उपलब्धियां रही है, उनके बारे में अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये जो भाग होगा एक तरीके से देखा जाए तो उद्योगों के संबंध में होगा कि उद्योग क्षेत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। अपन सभी जानते हैं कि भारत में प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था, यानी योजना आयोग। उसके तहत अपन पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं और लागू करते हैं। अब प्लानिंग आयोग है वो उसके तहत बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। तो अब अपन इसके अंतर्गत ये सब अध्ययन करेंगे। पहले अपन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि अपने जो योजना जो रही है पंचवर्षीय योजना, उनके बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला इसका टॉपिक यही होगा, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ब्रॉड अचीवमेंट्स एंड फेलियर। उद्देश्य, रणनीति और मुख्य अपनी उपलब्धियां क्या रही है और असफलताएं क्या रही है कि अपन क्या अचीवमेंट नहीं कर पाए, उनके बारे में यहाँ अपन अध्ययन करेंगे। फिर जैसे इसमें टॉपिक ले रखा है करंट 5 ईयर प्लान, लेकिन करंट 5 ईयर प्लान अभी कोई नहीं चल रहा है क्योंकि योजना आयोग बंद कर दिया, तो पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो गई है। तो इस कारण अपन ये देखेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक का टाइम पीरियड था उसका। उसके अंतर्गत अपन देखेंगे उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या बजट एलोकेशन रहा था, क्या टारगेट थे और अपना कितना अचीवमेंट कर पाए थे और कितना नहीं कर पाए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ प्लान, अर्थात योजना की वित्त पोषण है उसके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात नए आर्थिक जो सुधार हुए हैं। अपन ने जो 1991 में एलपीजी अपनाई, यानी एलपीजी का मतलब है, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन निजीकरण और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इनके क्या, अपन ने इसको क्या कहते हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें वर्तमान में इनकी क्या व्यावहारिकता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अगला टॉपिक है रेशनल बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म,
जो अपने आर्थिक सुधार की व्यावहारिकता के बारे में अपन बात करेंगे कि इनकी क्या व्यावहारिकता है और क्यों आवश्यकता है या क्या है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो प्रोग्रेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण तथा उदारीकरण के संबंध में अपनी जो प्रगति हुई है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। उसका क्या इफेक्ट हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन करेंगे प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडी इन इंडिया, सब्सिडी की भारत में समस्या के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, इन सब के बारे में अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एक्सटर्नल सेक्टर। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक उपभोक्ता क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र और चौथा है वो एक्सटर्नल सेक्टर या शेष विषु कह सकते हैं, बाह्य क्षेत्र। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था अगर एक्सटर्नल सेक्टर या बाह्य क्षेत्र से नहीं जुड़ी हुई होती है तो उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन वर्तमान में सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बाह्य क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। बाह्य क्षेत्र से जुड़ने मतलब है जहाँ आयात निर्यात दूसरे विश्व से किए जाते हैं तो उसको कहते हैं। तो उस समय अपन एक्सटर्नल सेक्टर से जुड़ी हुई तो उस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं और वर्तमान में सभी अर्थव्यवस्थाएं वो खुली अर्थव्यवस्थाएं ही है। इसके अंतर्गत अपन करेंगे एक बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत पहला करेंगे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अर्थात विदेशी व्यापार की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी क्या भूमिका है विकास के अंतर्गत, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे ट्रेंड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, आयात तथा निर्यात की क्या प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा के बारे में बात करेंगे। संरचना के अंतर्गत अपन बात ये करते हैं कि अपन किन वस्तुओं का आयात करते हैं, किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं, और डायरेक्शन का मतलब है कि किन देशों से अपन ज़्यादा आयात करते हैं, किन देशों से अपन ज़्यादा निर्यात करते हैं, उनके बारे में अपन किस दिशा को मतलब होता है कि डायरेक्शन मतलब किस दिशा मतलब किस दिशा से ज़्यादा आयात आ रहे हैं, किस दिशा को ज़्यादा निर्यात जा रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि भुगतान संतुलन क्यों भारत का संतुलित नहीं है, तो उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 1990 में अपने भुगतान संतुलन का जो संकट खड़ा हुआ था उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और साथ में अपन ये देखेंगे द न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसीज, अर्थात इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि नए जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसमें निर्यात संबंधी उपाय और साथ में अपन नई व्यापारिक नीतियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे नई विदेशी व्यापार नीति है वो 2015 से 2020 की, उसके बारे में भी अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे फॉरेन कैपिटल एफडीआई, और एफडीआई एक निवेश का तरीका है। एफआईआई और एफडीआई एक दो निवेश, फॉरेन से जो निवेश होते हैं उनके तरीके, एफडीआई एफआईआई उनके क्या अंतर है उसके बारे में भी अपन इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, अर्थात अपन बात करें कि विदेशी पूंजी जिसमें एफडीआई एफआईआई एमएनसीज यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इनके भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट हुआ है यानी प्रभाव क्या पड़ा है उसका भी अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर अपन जो इस टॉपिक का लास्ट है द रिलीवेंस ऑफ स्वदेशी, स्वदेशीकरण, स्वदेशी का महत्वता के बारे में या उसकी व्यवहारिकता के बारे में अपन इसके अंतर्गत है वो अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कि स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, तो इसके बारे में क्या कितनी व्यवहारिकता है, क्यों और कितना संभव है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। यहाँ तक अपनी यूनिट सेकंड खत्म हो गई, अब यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है उसमें दो बड़े टॉपिक हैं। ये पहला है इम्पोर्टेंस एरिया ऑफ कंसर्न, विचारणीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। विचारणीय महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अपन देखें पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी तथा असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, राइजिंग प्राइसेस यानी कीमत वृद्धि, और
ट्रेड यूनियन इन इंडिया, भारत में मजदूर संघ एंड लेबर रिफॉर्म, श्रम कल्याण, इनके बारे में अपन इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसका जो यूनिट 3 का दूसरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी और राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह छोटा सा इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत टॉपिक एक रखा गया है, इकोनॉमी और राजस्थान, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे जो राजस्थान का अर्थव्यवस्था वो है पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की क्या स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे। और वो जो अध्ययन करेंगे स्थिति के बारे में ये इन पॉइंट के तहत करेंगे: पॉपुलेशन, एरिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अर्थात बात करें तो अपन तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग तथा आधारभूत संरचना में राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, इसके बारे में अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये अपने सिलेबस है जिससे अपने को एक ये है कि क्या क्या पढ़ना है अगर बीए के, और अपन देख रहे हैं ये जो सभी टॉपिक जितने पढ़े हैं वो कंपटीशन एग्जाम में सब के अंदर सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस देखा जाए तो ये बुक अपन को सिर्फ बीए के लिए नहीं, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अपन कुछ यहाँ पे बुकों के बारे में बात कर लें तो बेसिक बुक अपन रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे 2 ही बुक लिखी है। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मार्केट में बहुत सारी बुकें आती है, आपको जो अच्छी लगे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने बुक लिखी है पहले उसके बारे में बात कर लूँ तो वो है एक एस के मिश्रा एंड वी के पुरी, शॉर्ट में इसको मिश्रा एंड पुरी कहते हैं। ये दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी बुकें। और इसको आप भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी नाम से बोलोगे तो आपको दे देंगे। और ये हिमालय पब्लिकेशन हाउस बम्बई से होती है। दूसरी है आर दत्त एंड के पी एम सुंदरम, दत्त सुंदरम इस नाम से, इसको भी भारतीय अर्थव्यवस्था बोलोगे तो आपको मिल जाएगी। एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की भी भारतीय अर्थव्यवस्था बुक आती है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अतिरिक्तांक भी आता है, लेकिन भारतीय अतिरिक्तांक है वो कंपटीशन के लिए ज़्यादा बढ़िया है, बजाय या बीए लेवल जहाँ पे राइटिंग के लिए चाहिए उसमें थोड़ा सा कम उपयोगिता है। तीसरा और अपन देखें तो लाल एंड लाल की भी बुक आती है, तो वो भी अपन, लेकिन वो लाल एंड लाल भी कंपटीशन के अनुसार बुक बनाई गई है। तो अपन आप इसमें जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। तो ये आप मैंने कुछ यहाँ पे तो बेसिक बुक्स और सिलेबस के बारे में जानकारी दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।